स्टूडेंट आइए देखते हैं सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। ठीक है, सम का सभी इम्पोर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं जो भी आपके ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है। तो सभी फार्मूले को अच्छे से देखिएगा, माइंड करिएगा, याद करिएगा। ठीक है, इन्हीं सबों का यूज करके आपको जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, पक्का है। ठीक है, तो आपको कर लेना है, छोड़ना नहीं है। इसके लिए आपको ये फार्मूला लर्न होना चाहिए। डन, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फार्मूला इक्वल टू भी। सबसे पहले आपको बताया था, स्टार्टिंग टॉपिक पे जाइए, जब बताया था पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वहां से आपको स्टार्ट किया गया था और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट से आपको स्टार्ट किया गया था। करंट के लिए आपको बताया स्टूडेंट की फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, उस चार्ज को फ्लो होने की वजह से क्या होता था, करंट फ्लो होता था। ठीक है, उस चार्ज को फ्लो कराने के लिए जितना वर्क डन की हमको जरूरत पड़ती थी, मीन्स इस वायर में, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में आपको जो चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके चार्ज को फ्लो कराना है स्टूडेंट। तो ए टू बी ले जाने में जो चार्ज फ्लो कराना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए से बी तक ले जाने रहे तो कोई वर्क डन करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक कोई होगा, चार्ज फ्लो होगा तो कोई काम तो होगा ना। तो उस काम को कराने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो वर्क डन, ठीक है, पर यूनिट चार्ज, मीन चार्ज को फ्लो कराने के लिए जो वर्क डन लगेगा वही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो P इक्वल टू W अपॉन की, W इज द वर्क डन, ठीक है, अपॉन की। वही करंट का क्या था, जो ये चार्ज फ्लो हो रहे हैं उसी को क्या बोलते थे, उसी को हम करंट बोलते हैं। पर यूनिट टाइम, मीन्स एक यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो हो जाएगा उतना उसका करंट हो जाएगा। ठीक है, तो I इक्वल टू Q बाई टी, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर, इसका वोल्ट। थर्ड पे आता है स्टूडेंट Q इक्वल टू एन ई। एन आपका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन चार्ज। ठीक है, तो Q आपका टोटल चार्ज जो है, Q चार्ज जो है टोटल, ठीक है, ये क्या है आपका N नंबर ऑफ चार्ज को क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज और N जितना चार्ज है उसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ, इसको हम इंटीग्रेशन ऑफ चार्ज ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ चार्ज, किसको इंटीग्रेशन आपको पता होगा, आईसी का नाम सुनने होंगे ना, उसका क्या नाम बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये तो आप सबने सुना होगा। तो एक चीज आप बताइए, आईसी जो होता है उस पर क्या होता है, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब समझते हैं, एक के बाद एक ऐड कर रहा, मीन्स जो आईसी होती है वो एक चिप होती है, सर्किट्स होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। सर्किट का क्या किया गया है, इंटीग्रेशन किया गया है। इंटीग्रेशन मतलब रजिस्टर्स होते हैं छोटे छोटे, और उन रजिस्टर्स को क्या करते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे रजिस्टर्स एक में एक ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जो भी हम आईसी वगैरह यूज करते हैं, चिप वगैरह यूज करते हैं, वो इंटीग्रेटेड सर्किट, वो क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो सेम वही एग्जांपल है, नंबर ऑफ चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन्स है, उसका चार्ज बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है, तो सभी के चार्ज को हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए, तो एन बन जाता है। और क्या होता है, चार्ज के, तो एन इज द नंबर ऑफ चार्ज। ई माइनस लिखा है, मतलब एक माइनस इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होगा, ठीक है, वो क्या होगा, टोटल चार्ज इक्वल होगा। फोर्थ देखते हैं, ओम्स लॉ आता है अब इसके बाद, और ओम्स लॉ का क्या हो जाता है, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर, इसको हम R इक्वल टू V अपन आई भी लिख सकते थे, और I इक्वल टू V अपन आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा। अब चलते हैं फिफ्थ में। फिफ्थ में स्टूडेंट क्या बताया था कि जो ग्राफ वाले प्रॉब्लम थे ना, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने थे, ग्राफ वाला आपको प्रॉब्लम बताया था। उसमें क्या होता था, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, हम क्या बोलते थे उसको, रेजिस्टेंस। जो स्लोप होता था वो कैसा होता था, ऐसा ग्राफ बनता था। देखिए, आप वी आई ग्राफ बनाते थे और ऐसे ग्राफ बनता था। ठीक है, तो ये आपका जो ग्राफ बनता था स्टूडेंट, ये रेजिस्टेंस का ग्राफ बनता है। ठीक है, तो ये स्लोप जो है, ये जो स्लोप होता था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो स्लोप होगा वो क्या होगा आपका स्टूडेंट, वो आपका होता था रेजिस्टेंस। तो मीन डेल्टा वी मीन्स वोल्टेज में जितना चेंज हुआ, यहाँ कुछ वोल्टेज रहा होगा, यहाँ तक गया है, ठीक है, यहाँ मिला लेते थे कितना वोल्टेज चेंज हुआ है, तो वोल्टेज में चेंज अपॉन डेल्टा आई, मीन्स यहाँ से इस पे आई चलने में जितना चेंज हुआ है, ठीक है, इसको मिला लेते थे, यहाँ से यहाँ तक, मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। तो जो आपका चेंज आता था करंट में, उसको डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाता था, रेजिस्टेंस। ये ग्राफ वाले में होता है। ठीक है, अदरवाइज सिंपल आई आर इक्वल टू वी अपॉन आई तो होता ही है, जब ग्राफ में जाएंगे तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई हो जाएगा। डन। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला देखते हैं, आपका रेजिस्टिविटी बताया था। ठीक है, रेजिस्टिविटी आपको बताया रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल।
आर क्या होता था, रेजिस्टेंस ऑफ वायर होता था, ठीक है। ए स्टूडेंट क्या है, ए आपका होता था क्रॉस सेक्शनल एरिया, मीन्स अगर ये आपका वायर है, ठीक है, यहाँ देखते हैं, अगर मान लीजिए मार्कर का एग्जांपल आपको बताया ही था, मार्कर ये है, ये मान लीजिए मोटा सा वायर है, ठीक है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, ये जो पार्ट वाला जो ब्लैक वाला ये आपको सामने फ्रंट पे दिख रहा है सर्कल टाइप का पूरा, ये टोटल एरिया क्या होगा, या फिर इधर का ये पूरा एरिया क्या होगा, वो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। मीन्स आपका जो वायर होता है उसका ये पूरा एरिया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको ए से डिनोट करते हैं। मीन्स एरिया जब आप निकालते जाते हैं तो ये कैसा है, सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया जब निकाल देंगे तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाता है। डन। अब उसके बाद इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आर को इधर रहने दीजिए, रो को इधर ले जाएंगे, सॉरी एल को, तो रो एल हो जाएगा, अपन ए को ले जाएंगे तो ए हो जाएगा। डन। अब इसमें स्टूडेंट आप आर के लिए एक चीज देखिए, आर प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, रो के तो है, रो तो चेंज नहीं होगा ना एल के, और आर इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के, ये भी हो सकता है, ठीक है। आर प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया आप बढ़ा देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डन स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्बिनेशन से, आपको एक सीरीज कॉम्बिनेशन एक पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए टोटल रेजिस्टेंस का यह फार्मूला आपको डिराइव कराया था, आपको पता होगा, ये सिंपल सा है। नेक्स्ट आपको पावर बताया था, पावर P इक्वल टू आई बी, इसको हम भी आई को हटाएंगे तो भी रखेंगे तो भी स्क्वायर अपन आर हो जाएगा, और आई स्क्वायर आर, ये आपका इस फॉर्म में आप तीनों लर्न कर सकते हैं। डन। P इक्वल टू आई बी होता है, बी स्क्वायर अपन आर भी होता है, आर आई स्क्वायर आर भी होता है। तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे, P इक्वल टू बी स्क्वायर अपन आर, तो कभी कभी आपको क्वेश्चन रेजिस्टेंस और पावर के फॉर्म में पूछ देता है, ठीक है, कि कोई डिवाइस दे देगा आपको, उसका रेटिंग दे देगा कि ये इतना वाट का है और ये इतना वाट का है, तो आप बताइए कौन ज़्यादा रेजिस्टेंस आपका कंज्यूम करेगा, मतलब कौन ज़्यादा रेजिस्टेंस का डिवाइस है। तो आप इस यहाँ से समझ सकते हैं स्टूडेंट, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, इसको लिख लेंगे आप, P इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, ठीक है। मीन्स जिस डिवाइस का पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा, मीन्स रेजिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है कम होगा, तभी क्या है, P ज़्यादा है। मीन्स इन्वर्सली में क्या होता है, एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज करे तो दूसरी डिक्रीज करेगी, मीन्स जिस डिवाइस का पावर ज़्यादा होगा उसका क्या है, मतलब रेजिस्टेंस कम है, और अगर मान लीजिए दो एग्जांपल ही आपको दे दे, एक 60 वाट का और एक बता दें आपको 40 वाट का, दो डिवाइस है, और कंपेयर करके बताना है किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो आप किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा बताएंगे, 40 वाट वाले का या 60 वाट वाले का। तो बहुत लोग कंफ्यूज होकर बोल देंगे 60 वाट ज़्यादा है तो इसका होगा, लेकिन आपका क्या होगा, 40 वाट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 60। क्यों, क्योंकि 40 क्या है स्टूडेंट, 40 अगर ये है तो ये ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर ये कम है तो आर ज़्यादा होगा, आर ज़्यादा है, पी कम है, पी ज़्यादा है तो आर कम हो जाएगा, ठीक है। मीन्स अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, अगर ये इंक्रीज होगा तो ये इसको क्या होगा, इन्वर्सली होगा, मतलब डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इसमें आप बताइए क्या होगा, आर किसका ज़्यादा होगा, 60 वाट वाले का कि 40 वाट वाले का आर ज़्यादा होगा। तो आप क्या बताएंगे, आर ज़्यादा कब होगा, जब वाट कम होगा, वाट कम होगा तो आर ज़्यादा हो जाएगा, तो 40 वाट वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 60। ये आपका एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो इससे आप कर लेंगे। और बाकी फॉर्मूला तो पता है, कि पावर का भी पूछता है, P इक्वल टू आई बी, और पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। तो इतना तक तो आप कर लेंगे। इसके बाद 9 नंबर देखते हैं, आप सभी फॉर्मूलों को राइट करते हुए चलेंगे, ठीक है। 9 नंबर आप देखते हैं स्टूडेंट, जब हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक वर्क की, ठीक है, इलेक्ट्रिक वर्क की बात कर रहे थे, और इसी को हम बोलते थे इलेक्ट्रिक वर्क की क्या होता था, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती थी, क्या चीज, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट, इसको ई से डोनेट करते थे। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, अभी अभी आपको बताया पोटेंशियल W अपॉन टी, वर्क डन पर टाइम जो होता था, तो वैसे ही पावर का क्या होता था, वर्क डन इलेक्ट्रिक वर्क अपॉन टाइम, मीन्स
W इजकल टू P इंटू टी, ठीक है, P इंटू टी, और W को क्या लिख रहे हैं आप, लिख रहे हैं E, सॉरी W को क्या लिख रहे हैं आप, E, हाँ, तो पी टी, ठीक है। तो आपका क्या हो जाता था ये, P इजकल टू आप IV इंटू टी लिख सकते हैं, आप V स्क्वायर अपन R इंटू टी भी लिख सकते हैं। P की वैल्यू जो जो होती है रख सकते हैं, ठीक है, I स्क्वायर R होता है तो I स्क्वायर आर टी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका E इलेक्ट्रिक एनर्जी की होती है, E इक्वल टू I स्क्वायर आर टी या फिर PT लिख सकते हैं, ठीक है। और ये किसमें होता है स्टूडेंट, किलोवाट आवर। मीन्स नोट करने वाली बात है आपको, कि नोट करने वाली बात है स्टूडेंट, कि जब इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करेंगे तो आपको टाइम किस में लेना है, टाइम आपको आवर्स में लेना है। किस में लेना है स्टूडेंट, टाइम आपको आवर्स में लेना है, किलोवाट आवर्स। और वही नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं हीट एनर्जी की। हीट एनर्जी की जब बात करेंगे तो वहां पे आपका सेम फार्मूला H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक है। और जबकि इसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है, इतना जूल्स में आता है, ठीक है। और यहाँ पे नोट करने की बात है स्टूडेंट आपको, कि टाइम किस में लेते हैं, टाइम आप लेंगे सेकेंड्स में। किस में लेंगे स्टूडेंट, सेकेंड्स में लेंगे, ठीक है। तो यही आपका मेन आपका डिफरेंस था, इसलिए मैं आपको अलग से इसको बताया हूँ इरेज करके, ठीक है। एनर्जी वर्क डन को इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी पीटी होता है, और पी की जगह आई बी स्क्वायर अपन आई स्क्वायर आर रख सकते हैं। तो ये आप तीनों फार्मूला बन जाता है। यूनिट किलोवाट आवर होता है, ठीक है, इतना समझ जाइएगा। और मीन्स टाइम किस में ले रहे हैं, आवर्स में ले रहे हैं। डन। तो आप मिनट में सेकेंड में दिया होगा तो आवर में कन्वर्ट करके करेंगे जब आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछेगा तो। वहीं आपको हीट एनर्जी पूछेगा, ठीक है, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, हीट एनर्जी हुई, तो उसके आप करने के लिए आई स्क्वायर आर टी फार्मूला लगाएंगे। और किस में आता है, ये जूल्स में लिखेंगे, यूनिट नहीं भूलिएगा, जूल्स। और इसमें टाइम का क्या लेते हैं, सेकेंड लेते हैं, सिंपल। तो ये सभी आपका फार्मूला थे ना, ठीक है। कितना 8, आई थिंक 8 तक गया था, तो ये 9 10 होगा, या फिर 9 तक गया होगा तो ये 10 11 होगा, यही होगा, ठीक है। तो ये आपके फार्मूला था, इसको आप कर लीजिएगा नोट डाउन। और सभी फार्मूले आप लर्न होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आप उसको भी जरूर देखिएगा, इतना आप लर्न कर लीजिए, नोट कर लीजिए। थैंक यू फॉर दिस क्लास, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।